नमस्कार एंड वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जैसे फाउंडेशन बैच में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखें तो आज हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ने वाले हैं। और साथ ही अगर इस पूरे फाउंडेशन बैच की बात करें तो आज इसकी जो है 41 क्लास है। ठीक है, 41वीं क्लास है। तो इस वजह से इस फाउंडेशन बैच से अगर अभी भी कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। उसके लिए सारी क्लासेज रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगी। बाकी अगर जो है जो लोग हैं या मतलब आज की ये क्लास जो लोग लाइव देख रहे हैं, तो एक अभी चूंकि पब्लिक क्लास है तो आप सभी लोग इसका जो है नोट्स बना सकते हैं या इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, चलिए आइए आगे हम बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपने देखा कि हमने मनी मार्केट पूरा कवर कर लिया था। मनी मार्केट में जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अभी हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट की। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट पे कल भी मैंने आपको पढ़ाया था काफ़ी चीज़ें। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आपको कैपिटल मार्केट का मैंने बता ही दिया था। आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट। अब देखिए, कैपिटल मार्केट का सिंपल सा मतलब है, आप ऐसे समझिए कि जैसे जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को कैपिटल कहाँ से मिलती है। तो कैपिटल मार्केट को हम लिख सकते हैं बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि कंपनियों को मिलने वाली पूंजी। सबसे पहले हम इसमें ये लिखें कि कंपनियों को मिलने वाली पूंजी कहाँ से मिलती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी हिंदी मीडियम है और उसको इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम है उसको हिंदी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक चार्ट बनाइए। इस चार्ट के माध्यम से मैं चीज़ों को आपको बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। और इसको आप बनाइएगा जरूर, अपने नोट्स में इसको इंक्लूड जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए कैपिटल मार्केट को अगर हम बात करें तो जैसे जो कंपनियों को पूंजी मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। कैसे, एक ध्यान दीजिएगा, एक होती है पार्टिसिपेटरी पूंजी। ठीक है, एक पार्टिसिपेटरी पूंजी होती है कैपिटल, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भागीदारी पूंजी। ठीक है, हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं भागीदारी पूंजी, मतलब जिसमें बेसिकली आपकी भागीदारी होती है। ठीक है, और दूसरी एक होती है नॉन नॉन पार्टिसिपेटरी। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी इस चार्ट के जरिए बनाने के बाद मैं आपको पूरा इतने अच्छे से समझा दूंगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल, इसका मतलब गैर भागीदारी, गैर भागीदारी पूंजी। ठीक है, अब देखिए जो पार्टिसिपेटरी कैपिटल होती है, पार्टिसिपेटरी कैपिटल में हम क्या पढ़ते हैं, आप पार्टिसिपेटरी कैपिटल का मतलब ये समझिए, इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल को हम कहाँ से मिलते हैं, कंपनी को शेयर कैपिटल मिलती है शेयर्स के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें हम यही सब जो पढ़ने वाले हैं उसी का मैं एक चार्ट बना रहा हूँ आपको। ठीक है, शेयर कैपिटल, भाई शेयर भी एक पूंजी। जैसे सपोज दैट कि कंपनी को क्या करना है, कंपनी को अगर मान लेते हैं फंड चाहिए। ठीक है, तो अगर कंपनी को फंड चाहिए तो क्या करेगा, वो शेयर्स निकालेगा। शेयर्स का मतलब होता है अंश पत्र, हिंदी में आप अंश पत्र लिख सकते हैं। वो शेयर्स निकालेगी और शेयर्स के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं उसको सपोज दैट कि 10 करोड़ चाहिए। ठीक है, अब उसको 10 करोड़ फंड लेना है, तो क्या करेगी, अपनी जो उसकी कैपिटल है उस कैपिटल को, एग्जिस्टिंग कैपिटल को बराबर के भागों में बांट देगी। और इसके बाद जब आप लोग शेयर्स खरीदेंगे तो क्या करेंगे, कंपनी को पैसा देंगे। तो जो आप कंपनी को पैसा देते हैं उसमें कंपनी, जैसे नाम ही है शेयर्स, आपको एक शेयर होल्डर बना लेती है। आप समझिएगा बात को, इसमें कंपनी आपको एक शेयर होल्डर बना लेती है। तो बेसिकली आप इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेटरी कैपिटल में जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के पार्टनर होते हैं। ठीक है, जिस रेशियो में आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में आप कंपनी के पार्टनर होते हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें मैं भी आपसे बताऊंगा कि देखिए, अब जो शेयर्स कंपनी निकालती है, कंपनी दो तरीके से शेयर निकालती है। ये चार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, अभी नेक्स्ट पेज पे हम इसको कर लेंगे। ठीक है, एक निकालती है इक्विटी कैपिटल। ठीक है, एक निकालती है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और दूसरे क्या निकालती है, प्रीफरेंस शेयर। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं अभी हम ये अंतर भी देखेंगे कि आखिरकार इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर में क्या अंतर होता है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पता चले कि हाँ जो ये सब पढ़ने के बाद आप गए हो स्टॉक मार्केट में, कह दो अरे स्टॉक मार्केट तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, चलो पैसा लगा देते हैं, फिर डूब जाओ, कह दो सर ने समझाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखो बेसिकली जो इक्विटी शेयर होते हैं, आप समझिएगा बहुत अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। तो इक्विटी शेयर में क्या होता है कि मुनाफा, जो फायदा होता है वो आपका पूर्व निश्चित नहीं होता है। आप बेसिकली, लेकिन पहले इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, तब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट चार्ट में आगे कर दूंगा। ठीक है, देखिए जो नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल होती है, तो नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल का मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए डेट। ठीक है, डेट कैपिटल।
अब डेट कैपिटल को कंपनी जुटाने के लिए क्या करती है, दो तरीके से जुटाती है। एक तो कंपनी क्या करती है, बॉन्ड के माध्यम से, बॉन्ड्स इशू करके, और दूसरा डिबेंचर्स को इशू करके। ठीक है, कल मैंने इसमें आपको हिंट दे दिया था, डिबेंचर्स को इशू करके। अब एक बात आप समझिएगा, सपोज दैट आखिरकार देखो ये पार्टनर होते हैं, पार्टनर क्यों नहीं होते हैं, उसका रीजन है। देखिए जब यहाँ पर आप शेयर खरीद रहे हैं कंपनी के, तो कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो कंपनी आपको कोई उस पर इंटरेस्ट तो पे नहीं करती है, इसलिए कंपनी यहाँ पर आपको पार्टनरशिप देती है कि भैया अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो आपका प्रॉफिट उसी शेयर में परसेंटेज में मिलेगा, अगर आपका नुकसान होता है तो नुकसान भी आपको उसी परसेंटेज में बियर करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर माई शेयर होल्डर, यू आर माई पार्टनर। ठीक है, और यही कारण होता है कि हाँ कंपनी की जो स्टेबिलिटी होती है उसको देखकर ही लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसका प्रॉफिट होगा तो भी आप उसके शेयर होल्डर हैं, उसका नुकसान होगा तो भी आप उसके शेयर होल्डर हैं। इसी वजह से लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है या उसमें नुकसान होने के चांसेस कम हैं, उसी में लोग शेयर खरीदते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो शेयर जो होते हैं, तो शेयर को क्या होता है, दो तरीके से शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर में और एक प्रीफरेंस शेयर में। हम भी दोनों में डिफरेंस समझेंगे, लेकिन दूसरी तरह है, मान लेते हैं कंपनी, अब देखो आप शेयर खरीदोगे तो कंपनी को पैसा दोगे ना, तो कंपनी के पास फंड इकट्ठा हो जाएगा, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। दूसरी चीज नॉन पार्टिसिपेटरी, मान लें कोई कंपनी चाहती है नहीं हम पार्टनरशिप नहीं देना चाहते हैं, हम जो है मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं, फंड उठाना चाहते हैं, तो क्या करेगी, वो डेट कैपिटल पे जाएगी, मतलब वो बॉन्ड्स जारी करेगी। तो भाई आप बॉन्ड्स खरीदोगे या डिबेंचर खरीदोगे कंपनी के, तो कंपनी आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देगी, देगी कि नहीं देगी। तो जब कंपनी इंटरेस्ट दे रही है तो आपको पार्टनरशिप क्यों देगी भाई, यहाँ जब पार्टनरशिप दे रही है तो लॉस और प्रॉफिट दोनों आपके हैं, फिर वहां कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे किया जा रहा है। यहाँ पर कंपनी क्या हो रही है, यहाँ पर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो जब इंटरेस्ट पे कर रही है तो भैया दोनों हाथों में तो आपकी मलाई देगी नहीं कि इंटरेस्ट भी पे कर रही हो, आपको पार्टनरशिप भी दे दे। तो इसी वजह से ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें इनको कोई रिस्क नहीं होता है बॉन्ड खरीदने वाले को, डिबेंचर्स खरीदने वालों को, क्योंकि इनको एक फिक्स जो है एक परसेंटेज मिलता रहता है। लेकिन इनकी कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं होती, कंपनी कितनी भी ग्रो कर जाए इनका जो फिक्स इंटरेस्ट है वही मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर कंपनी के शेयर बहुत अच्छे बढ़ गए, बहुत ग्रो कर गई कंपनी, तो ऐसे में इनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कैपिटल मार्केट में क्या होता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर खरीदने वाला रिस्क ले रहा है, और इधर डेट कैपिटल में बॉन्ड्स और डिबेंचर में इन्वेस्ट करने वाला रिस्क नहीं ले रहा है, तो जो रिस्क नहीं ले रहा है उसको कम प्रॉफिट है, लेकिन हाँ लॉस का भी खतरा नहीं है, और इधर उसको लॉस का भी खतरा है, लेकिन हाँ उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिल सकता है। ये सब कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा इसके आगे का, मैं आगे इधर दूसरे साइड से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसी के आगे जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस के आगे ध्यान दीजिएगा, इसी के आगे मैं इधर आपको बढ़ा दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक मैंने बताया आपको इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और दूसरे मैंने आपको बताया प्रीफरेंस शेयर। आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें आपको भले कम लिखें। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं जो है समता अंश पत्र। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, समता, इक्विटी मतलब समता। ठीक है, समता अंश पत्र। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप अधिमान अंश पत्र। ठीक है, मेरी समझ से प्रीफरेंस ही लिखिए क्योंकि वो याद नहीं होगा जल्दी, अधिमान अंश पत्र। हाँ अंश पत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, जो समता वाले में होते हैं, देखो इनका क्या होता है, इनका मुनाफा कोई फिक्स नहीं होता है। आप समझिएगा कि इनका जो बेसिकली प्रॉफिट होता है, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही चार्ट बनाइए, फिर अभी सब याद करा दूंगा मैं आपको। फिक्स नहीं होता है पहली चीज। और इसमें क्या होता है, प्रीफरेंस जो शेयर होते हैं, देखिए प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है थोड़ा सा, कि मुनाफा पहले से फिक्स होता है, पूर्व निश्चित होता है। दोनों में अंतर बताते हैं अभी आपको। ठीक है, दो तरह के जो शेयर होते हैं, पूर्व निश्चित होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो मैंने इधर इंग्लिश में प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, इधर लिख दिया पूर्व निश्चित नहीं होता है मुनाफा, एक ही बात है। यहाँ पे प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉफिट फिक्स होता है। आप अपने हिसाब से, मैं मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि जिससे मतलब आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों को समझ में आए। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिए जैसे भी लिखना चाहें। ठीक है,
और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बेसिकली प्रॉफिट होता है वो सबसे बाद में मिलता है। अगर आपका प्रॉफिट होता भी है तो जब कंपनी भाई ग्रो करेगी, आपको कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो अपना शेयर, अपना प्रॉफिट आपको जो है ट्रांसफर करेगी। इनको क्या होता है, इन्हें सबसे पहले मुनाफा दिया जाता है, नाम ही है प्रीफरेंस। ठीक है, सबसे पहले इनको मुनाफा मिलता है। ठीक है, अभी इसमें जाएंगे हम कि क्यों। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, ये आपके लॉस और लायबिलिटी दोनों वहन करते हैं। जो इक्विटी शेयर वाले हैं वो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनको क्या हो रहा है कि भाई कंपनी के एक्चुअल में पार्टनर माने जाते हैं, और उनके साथ क्या होता है कि अगर मान लेते प्रॉफिट मिला तो भी फायदा है, अगर लॉस हुआ तब भी नुकसान है। लॉस और लायबिलिटी दोनों वहन करनी पड़ती है उनको, इक्विटी शेयर वालों को बाकी बाद में दिया जाता है हिस्सा। जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं उनमें पूर्व निश्चित होता है कि आपको ये मुनाफा दिया जाएगा, साथ ही इन्हें सबसे पहले मुनाफा मिलता है। ठीक है, अगर कंपनी फायदे में रहती है तो सबसे पहले मुनाफा इनको दिया जाता है कि भाई इतना मुनाफा आपको दिया जाएगा। इसमें देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि सब समझ जाएंगे आप, ये क्या होते हैं, लॉस या लायबिलिटी वहन नहीं करते हैं। ठीक है, और ये लॉस या लायबिलिटी वहन करते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इक्विटी शेयर के बारे में। प्रीफरेंस शेयर के बारे में इतना जान लेना आपको, अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि भाई पहली चीज इनका मुनाफा फिक्स होता है, दूसरी चीज सबसे पहले इनको मुनाफा दिया जाता है, लॉस या लायबिलिटी भी ये वहन नहीं करते हैं प्रीफरेंस शेयर वाले। लेकिन जो इक्विटी शेयर खरीद के रखते हैं उनको प्रॉफिट भी फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट मिलता है बाद में मिलता है, लॉस या लायबिलिटी भी वहन करते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे उठता है कि लॉस और लायबिलिटी किस फॉर्म में वहन करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनियां होती हैं या लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दो तरीके से लॉस या लायबिलिटी वहन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लिमिटेड, जैसे ये बताइए, आपने कंपनियां देखी है ना, एक कंपनी होती है उसके आगे लिमिटेड लगा होता है। ठीक है, एक लिमिटेड है और एक अनलिमिटेड है। आइए बात करते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड, दो चीजें, दो तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम्म ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पता चले आप बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए अब सवाल ये उठता है कि जो आखिरकार लिमिटेड और अनलिमिटेड में अगर कभी कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं कंपनी दिवालिया हो गई, आप उसके शेयर खरीद रखे हैं, तो अब भाई इनका लॉस में भी है, लाइबिलिटी में है, दोनों में भी है, तो आखिरकार क्या अंतर है दोनों में, कितना लॉस सहन कर सकते हैं। इस पे अगर हम बात करें तो इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे आप बनाइएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप एक तरफ लिखिए लिमिटेड, उसी के आगे बनाइएगा, आप अगर लंबा पेज है तो उसी में बना लीजिएगा, और एक तरफ लिखिए अनलिमिटेड। अभी ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और डिटेल्ड में। ठीक है, हेलो हाँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, लिमिटेड कंपनियों में ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड कंपनियों में क्या होता है, अंकित मूल्य, जो बेसिकली आपने शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है, शेयर का जो अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य तक आप जो है क्या कहते हैं, लॉस वहन करते हैं अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है। ठीक है, यदि कंपनी दिवालिया होती है, मतलब कहने का मतलब जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं उनकी लायबिलिटी रहती है, हाँ लिमिटेड रहती है वो अलग बात है, यदि कंपनी दिवालिया होती है। ठीक है, ये अनलिमिटेड ही नाम है, अनलिमिटेड ही नाम है। ठीक है, नाम ही अनलिमिटेड है, आप समझ लो। ठीक है, कि कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर कंपनी दिवालिया हो गई, जिसके आपने जो है इस तरह इसमें जो है शेयर खरीद रखे हैं, तो कोई बात नहीं, दिवालिया हो गई तो आपसे भी रिकवरी की जाएगी उसकी।
तीसरी चीज क्या होती है आपको बता दे रहे हैं, इसमें क्या होता है, मताधिकार नहीं मिलता है आपको, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, मताधिकार नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है, आपको मताधिकार यानी वोटिंग राइट मिलता है। आप देखो, आप में से जो लोगों ने भी शेयर खरीद रखे होंगे उनको अक्सर जो है आए दिन मेल आता रहता होगा, ठीक है, कि हाँ भाई इसमें वोटिंग होने वाली है। मुझे भी आज 2 मेल पड़े हैं मेरे पे कि उस पर वोटिंग होने वाली है, ठीक है। तो उसमें आप चाहें तो, हालांकि वो बात अलग है, मेल आती है, ये उनकी फॉर्मेलिटीज है। पार्टिसिपेट जनरली कोई नहीं करता है। हम लोग कितने परसेंटेज के शेयर धारक होते हैं, क्या पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। बट एक कंपनी की चूंकि पॉलिसी होती है, इसलिए वो आपको मेल करके बताती है कि भाई ये हमारे यहाँ डिसीजन लिया जाता है, आपको वोटिंग राइट है, डिसीजन पे आप जाके यहाँ पे इस समय पे वोटिंग होगी, आप वोटिंग में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें मतलब उसके पक्ष में है, विपक्ष में है, क्या है, कैसे हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग भी ईमेल खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक, जाते नहीं। बट हाँ, कंपनी का क्या है, कंपनी की ये लाइबिलिटी है कि हाँ जो जिम्मेदारी है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को इसके लिए बताए कि हमारे कंपनी में कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं और जो है वो आप उसमें वोटिंग राइट है, इसलिए आप आइए और उसमें बेसिकली करिए। आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए हमने जो पढ़ा अभी ध्यान से समझिएगा। हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स में मतलब जो शेयर्स हैं दो तरीके से, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। हमने देखा कि जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स बेसिकली जिनको हम समता अंश पत्र कहते हैं, इसमें प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट बाद में मिलता है, साथ ही लॉस और लाइबिलिटी दोनों वहन करने पड़ते हैं। सवाल ये होता है लॉस और लाइबिलिटी किस फॉर्म में वहन करते हैं, तो लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड वालों को क्या होता है कि जो है वोटिंग राइट भी मिलते हैं, अनलिमिटेड वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। लिमिटेड वालों को अंकित मूल्य तक जो है बेसिकली लॉस वहन करना पड़ता है, अनलिमिटेड की कोई सीमा नहीं है उसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं बेसिकली इनका प्रॉफिट भी पूर्व निश्चित होता है, इन्हें सबसे पहले प्रॉफिट दिया जाता है, बाकी लॉस या लाइबिलिटी ये वहन नहीं करते हैं, ठीक है, ये केवल अपने प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। प्रीफरेंस शेयर इसी को कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम बेसिकली इक्विटी मार्केट की, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले क्या बात किया, हमने सबसे पहले बात किया आपका मनी, देखिए जब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक है, आइए हम एक बार आपको व्यू देते हैं जिससे आप समझ सकें चीजों को, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए चीजों को जिससे आपको बहुत बढ़िया चीजें समझ में आए। देखिए जब हमने स्टार्ट किया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली ओवरव्यू जो दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में क्या है, एक मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म के लेन देन करते हैं और कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के लेन देन करते हैं। जो सामान्यतः जो बेसिकली मनी मार्केट है उसमें हम 1 वर्ष तक के लेन देन करते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है उसमें हम 1 वर्ष से अधिक के लिए लेन देन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर हम जब मनी मार्केट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, उसमें हम देखते हैं कि 2 तरीके की मनी मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का कोई मतलब नहीं है, इसमें हुंडी, साहूकार, मित्र, रिश्तेदार, इनसे आप पैसा लेते हैं, कैपिटल जुटाते हैं अपने पास। तो हुंडी के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने हुंडी के बारे में आपसे जिक्र कर दिया था, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जानते होंगे साहूकार, मित्र, रिश्तेदार कैसे आप लोग पैसा लेते हो, वो भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करते हैं आपकी कैपिटल में, ठीक है। आप कोई फैक्ट्री भी खोलने जाते हो तो मित्रों रिश्तेदार से भी कुछ फंड ले लेते हो। उसी तरह से जो संगठित है, देखिए उसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, इंटर बैंक टर्म, इन सब में हमने पढ़ा। कॉल मनी क्या होती है, नोटिस मनी क्या होती है, इंटर बैंक टर्म मनी क्या होती है, ये भी पढ़ा। इंटर बैंक टर्म मार्केट में हमने सीबीएलओ पढ़ा, ठीक है, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, और सीबीएलओ से इस बार यूपीएससी 2024 ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। फिर हमने सीडीज पढ़ा, सीडीज मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर हमने कॉमर्शियल पेपर्स पढ़ा, मतलब ठीक है, और फिर बिल्स पढ़ा। बिल्स में हमने कॉमर्शियल बिल्स भी पढ़े, ट्रेजरी बिल्स भी पढ़े और कैश मैनेजमेंट बिल्स भी पढ़े, ठीक है। ये सारे पार्ट किसके हो गए हमारे, ये सारे पार्ट हो गए हमारे बेसिकली मनी मार्केट के, ठीक है। मनी मार्केट को पढ़ने के बाद में हम पहुंचे आपके साथ में कहाँ पे, कैपिटल मार्केट पे, बिल्स पढ़ने के बाद। तो हम आ गए कैपिटल मार्केट पे, हमने देखा कि ट्रेजरी बिल्स कितने तरीके से होते हैं, सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हम आए आपकी कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट में हमने देखा, क्या देखा, जो अभी पढ़ा हमने कि यहाँ जो है एक पार्टिसिपेटरी कैपिटल होती है और एक नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल होती है। पार्टिसिपेटरी कैपिटल में बेसिकली शेयर कैपिटल आती है, जैसे शेयर्स होते हैं जिसमें इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर होते हैं। नॉन पार्टिसिपेटरी में आपके डेट कैपिटल आती है, जिससे बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। हम बॉन्ड और डिवेंचर्स पढ़ेंगे, पहले हम इधर पार्टिसिपेटरी कैपिटल के बारे में डिस्कस करके फिर हम बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे भी आएंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में हमने देखा
कि क्या और प्रीफरेंस शेयर्स में दोनों में क्या डिफरेंस है। इक्विटी शेयर्स में भी जो लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हमने पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद में अब हम कहाँ पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम बेसिकली पढ़ेंगे इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो आगे आप लोग हीडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी मार्केट। स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी मार्केट। देखो, इसमें आपको कुछ जाना पहचाना भी लगेगा, क्योंकि मैं पहले इस पे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूं आपको। देखो, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, आप ध्यान से पहले समझिएगा। देखिए, एक होता है NIM, NIM, ठीक है। NIM का मतलब होता है, आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख लें इसको, न्यू इशू मार्केट। ठीक है, न्यू इशू मार्केट। और बेसिकली जो दूसरा होता है पार्ट इसका, वो होता है OIM। ठीक है, OIM मतलब ओल्ड इशू मार्केट। ठीक है, ओल्ड इशू। अब ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में ये न्यू इशू मार्केट क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी मार्केट होता है। ठीक है, जहां पर प्राइमरी मार्केट का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर डायरेक्ट कंपनी फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा लॉन्च करती है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट हमारी वो मार्केट होती है, देखिए ये क्या है, ये प्राइमरी मार्केट है, आप लिख लीजिए प्राइमरी मार्केट, मतलब प्राथमिक बाजार हिंदी में लिख लीजिए। और यह है सेकेंडरी मार्केट, मतलब द्वितीयक बाजार। जब मैंने बॉन्ड यील्ड आपको पढ़ाई थी, याद करिए, मैंने पढ़ाया था कि जो जो बॉन्ड्स थे प्राइमरी मार्केट में खरीद के, इसके बाद सेकेंडरी मार्केट में उनको सेल किया जा रहा था, और ऐसे में बॉन्ड यील्ड पे बहुत नेगेटिव फर्क पड़ रहा था। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट किया था कि सेकेंडरी मार्केट से वो चीजें गायब हो जाएं। किसने, RBI ने। शॉर्ट टर्म प्रतिभूतियों को जो है, सिक्योरिटीज को बेचकर, और लॉन्ग टर्म प्रतिभूतियां खरीद ली थी। ऑपरेशन ट्विस्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, बेसिकली जैसे देखो, गवर्नमेंट कुछ चीजें, जैसे कंपनियां क्या करती हैं प्राइमरी मार्केट में, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें जो पूंजी इकट्ठा करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, पूंजी इकट्ठा करने के लिए कंपनियां बेसिकली, जो अगर उनको पूंजी इकट्ठा करना है तो क्या लॉन्च करती हैं, IPO। ठीक है, तो IPO इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि IPO किसका पार्ट है, प्राइमरी मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का, टर्शरी मार्केट का, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनियां कैसे धन जुटाती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बेसिकली यहां पर चाहे तो इसके आगे एक चीज आप ऐड कर सकते हैं कि कंपनियां कैसे धन जुटाती हैं, कंपनियां कैपिटल कैसे जुटाती हैं, धन जुटाती हैं, या कंपनियों के धन जुटाने का माध्यम कौन सा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करती हैं, बेसिकली हम ऐसे समझ लें, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे स्ट्रक्चर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ में आए, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। ठीक है, बस ध्यान से आप पढ़िए और कुछ ना करिए। ठीक है, प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में ध्यान दीजिएगा, बेसिकली क्या होता है, धन जुटाने के लिए, आप लिख लीजिए, क्योंकि हम इक्विटी मार्केट पढ़ रहे हैं ना, तो धन जुटाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, न्यू इक्विटी इशू करती हैं, न्यू इक्विटी जारी करती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस न्यू इक्विटी में क्या जारी करती हैं कंपनियां, आप एक बार बनाइए। ठीक है, न्यू इक्विटी में जैसे जारी की IPO। अभी हम सब पढ़ेंगे कि IPO क्या होता है, IPO से संबंधित भी क्वेश्चन। FPO क्या होता है, ठीक है, फॉलो अप पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, और साथ ही हम एक चीज और पढ़ेंगे कि OFS, एक टर्म होता है OFS। अभी इन सभी पर आप केवल चार्ट में लिख लीजिए, अभी एक एक चीज इनका फुल फॉर्म और सब चीजें आपसे डिस्कस किया जाएगा और सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक चीज और मेंशन कर लीजिए, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, और एक लास्ट थिंग आप नोट कर लीजिए इसमें, QIP। ठीक है, QIP।
आप ध्यान दीजिएगा। अब जो प्राइमरी मार्केट है आप समझने की कोशिश कीजिए। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां क्या करती हैं, धन जुटाने के लिए न्यू इक्विटी जारी करती हैं, मतलब नई इक्विटी को इशू करती हैं। कैसे, जैसे आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, ओएफएस हो गया, ये डी नहीं है वो है, ओएफएस हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट्स हो गए और क्यूआईपी हो गया। ये सारी कंपनियां इशू करती हैं। अभी आप आईपीओ के अलावा बाकी सोच रहे हो एफपीओ, ओएफएस, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्यूआईपी क्या है, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका पार्ट है, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास आईपीओ इशू है, सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, टर्म पर अभी हम बात करेंगे। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कोई बॉन्ड है, ये मान लेते हैं, चलो हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी की बात कर ले हैं, इनमें से कोई भी इक्विटी आपके पास है, कंपनी ने फर्स्ट टाइम जारी की, डायरेक्ट कंपनी ने जारी की, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कंपनी ने जारी की और आपने खरीद लिया। जैसे जो आईपीओ लाती है वो डायरेक्ट कंपनी लाती है, तो डायरेक्ट कंपनी लाई, आपने आईपीओ खरीद लिया। अब मान लेते हैं आपने 10 साल के लिए खरीद रखा है, ठीक है, तो जब 10 साल के लिए आपने खरीद रखा है तो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब आपको फंड की जरूरत पड़ी, अब आप क्या करोगे भाई, आपने तो 10 साल के लिए खरीद रखा है, तो आप क्या करोगे, आप इस आईपीओ को ले जाके सेकेंडरी मार्केट में क्या करोगे, बेच दोगे। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है बेसिकली जो पुरानी खरीदी हुई हमारी इक्विटीज होती हैं, या अगर हम बॉन्ड्स पे जाएं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जाएं, तो जो पुरानी खरीदी हुई हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनका ट्रेड हम कहाँ करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, जैसे जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी चीजें हम खरीद रखे होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, देख रहे हो ना, यही तो करते हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी चीजें होती हैं, हम देखते हैं प्रॉफिट में, यहाँ लॉस है, वहां सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं, तो वहां पे हम ये काम करते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट वो हुई, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो पुरानी खरीदी हुई इक्विटी को, ओल्ड परचेज इक्विटी, ठीक है, इक्विटी को हम इस बाजार में बेचते हैं, ठीक है, इस बाजार में बेचते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करिएगा कि देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा अपने आप को भैया शक्तिमान बना देता हूँ, सॉरी वो मिस्टर इंडिया हाइड कर दे रहा हूँ अपने आप को, ठीक है, अपने आप को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको आगे मैं लिख सकता हूँ, चीजें समझ में आपके आएंगी। ठीक है, अब इस बाजार में क्या होता है, हम बेसिकली जो पुरानी खरीदी हुई चीजें हैं उनको जो है बेचते हैं, ठीक, तो ओल्ड इशू मार्केट में, और इसके द्वारा क्या करते हैं, हम ऐसे समझ लो कि लिक्विडिटी प्राप्त करते हैं, मतलब पुरानी जो खरीदी हुई इक्विटी हैं उनको बेचकर हम क्या करते हैं, हम लिक्विडिटी को प्राप्त करते हैं, मतलब तरलता प्राप्त करते हैं। हमें तरलता की जरूरत है, मतलब फंड की जरूरत है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी पुरानी खरीदी हुई चीजों को बेचकर तरलता प्राप्त कर लेते हैं, इक्विटी प्राप्त कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख लीजिए स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें से एक एक चीज आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। आइए, बना लिया, बताइए इतना, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए, जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो दो हैं, एक है न्यू इशू मार्केट और दूसरा है ओल्ड इशू मार्केट, ध्यान से समझिएगा, एक है न्यू इशू मार्केट और दूसरा है ओल्ड इशू मार्केट। तो बेसिकली जो न्यू इशू मार्केट है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कंपनियां अपने धन जुटाने के लिए डायरेक्टली ऑफर लाती हैं। ठीक है, जैसे न्यू इक्विटी जारी करती हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं है, ऐसी न्यू इक्विटी, जैसे कंपनी ने आईपीओ जारी किया, एफपीओ जारी किया, ठीक है, ओएफएस जारी किया, प्राइवेट प्लेसमेंट्स लाई या क्यूआईपी लाई, ठीक है, ये सब अभी हम बात करेंगे इन पे। और जो ओल्ड इशू मार्केट में है, इसमें हम क्या करते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पुरानी खरीदी हुई या आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, ये समय, इनको हम लिक्विडिटी प्राप्त करने के लिए इस मार्केट में बेच सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया इतना, किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हीटिंग डालिए, आईपीओ, चलिए अब हम सामने आ जाते हैं। देखिए,
देखिए अब यहाँ हीडिंग डालिए QIP, सॉरी IPO, ठीक है, IPO, इसको आप लिख लीजिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। लिखिए इसके बारे में, मैं लिखवा दे रहा हूं। देखो नाम ही क्या है, नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली चीज, कंपनी द्वारा इनिशियल मतलब ये फर्स्ट टाइम ऑफर लाया गया है। और ऑफर कैसा लाया गया है, इट इज अ पब्लिक ऑफर, मतलब जनता के लिए ऑफर है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई कंपनी, लिख लीजिए आप, जब कोई कंपनी पहली बार, ठीक है, पहली बार इक्विटी का पब्लिक ऑफर जारी करती है, आप ऐसे लिख लीजिए, इक्विटी बेचने का प्रस्ताव करती है, प्रस्ताव पब्लिक के लिए या जनता के लिए लाती है, जनता के सामने रखती है, तब इसे IPO कहते हैं, ठीक है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो ये थोड़ा सा रिस्की होते हैं, आपसे मैं बात करता हूं, जैसे देखते हैं एग्जांपल में जोमेटो ने लाया, ठीक है, जोमेटो ने IPO लाया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि कंपनी है, आपने देखो आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि हाँ वो IPO ला रही है, वो IPO ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब सपोज दैट ये IPO आया और इस IPO को जो जिन लोगों ने खरीदा, आज की डेट में ये माइनस में चल रहा है, आज के डेट में ये माइनस में चल रहा है, तो जिन लोगों ने लगाया था, ऐसी एक दो कंपनियां क्या हुई, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कंपनी 100 रुपए का IPO लेकर आई, आपने पता चला, आप गए खरीदा, और खरीदने के बाद में उसी दिन पता चलता है आपने 10,000 का खरीद लिया और ये IPO का प्राइस गिर गया, ठीक है, IPO का प्राइस उसी दिन लाई है और IPO का प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया, और नीचे प्राइस गिरा तो क्या हुआ, आपका 50 रुपया हो गया गिरकर, नतीजा क्या हुआ, आपका 5,000 रुपया कैपिटल आ गई, मतलब जो 10,000 आपने बेसिकली जो है इन्वेस्ट किया था, वो 10,000 के बदले 5,000 बचा आपके पास। तो इस तरह से IPO थोड़ा सा रिस्की होते हैं, क्योंकि वो नए बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर है, नई इक्विटी आ रही है, आपको इस इक्विटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उस वो इक्विटी कैसे ट्रेंड करेगी आपको इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग जो IPO खरीदते हैं तो थोड़ा सा ये हाई रिस्की जरूर होते हैं, लेकिन वो पहले कंपनी को स्टडी कर, कौन सी कंपनी ला रही है, और जो कंपनी ला रही है आखिरकार, देखो IPO के माध्यम से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी फंड इकट्ठा करना चाह रही है, चाह रही कि आप लोग उसमें पैसा लगाएं, उसके पास पैसा है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आप लोग बहुत स्टडी लोग करते हैं कि भाई जो कंपनी IPO ला रही है उसकी स्टेबिलिटी क्या है मार्केट में, आगे उसके बढ़ने के क्या चांसेज हैं, इसके बाद ही लोग IPO खरीदते हैं। तो जब कोई अच्छी कंपनी, बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है IPO लेकर आ रही होती है, तो IPO ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी चांसेज होते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। जोमेटो भी है एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या हुआ, उसने जो है IPO लाई, और IPO लाने के बाद जिन लोगों ने खरीदा वो माइनस में चल रहे हैं आजकल। तो इस तरह से थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आप समझिए भाई कोई चीज मार्केट में पहली बार आ रही है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, अब आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में क्या अंदाजा है बताइए। आप पता चलता है कि हाँ आपके लिए कोई जो है फेयरनेस क्रीम आई है बढ़िया सी, है, आप सुन रहे हो आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अभी लॉन्च हुई है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया, लेकिन इस्तेमाल ना आपने किया, ना आपकी फ्रेंड ने किया, ना आपकी पड़ोसी ने किया है, ना आपकी गर्लफ्रेंड ने किया है ना आपके बॉयफ्रेंड ने किया है, किसी ने नहीं किया। अब ऐसे में आप क्या करोगे बताओ, आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या उसकी क्वालिटी के बारे में अंदाजा है, भाई वो तो इस्तेमाल करने के बाद ही, तो थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है आपके लिए। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए जो IPO आ रहा है, तो IPO के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है, नई लॉन्चिंग होती है, उसका क्या ट्रेंड चलेगा, ठीक है, उसका कुछ आइडिया नहीं होता है, तो ऐसे में IPO को थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, आप समझिएगा बात को, ठीक है। नेक्स्ट हीटिंग डालिए आप FPO, FPO, FPO को आप लिख लीजिए फॉलो अप, फॉलो ऑन, या स्लैश, इसको फर्दर भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं,
ठीक है, पब्लिक ऑफर, चाहे कह दीजिए फर्दर पब्लिक ऑफर, चाहे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, दोनों कहा जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है मैं बता दे रहा हूँ, नाम ही है फॉलो ऑन फर्दर। मतलब देखो आईपीओ लाई, पहली बार कंपनी ने इक्विटी लॉन्च कर दी, ठीक है, इसके बाद पहली बार इक्विटी लॉन्च करने के बाद में जितने भी बाद में जो है ऑफर कंपनी द्वारा लाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी ये प्राइमरी मार्केट की ही बात हो रही है। पहले भाई फर्स्ट टाइम उसने आईपीओ लॉन्च किया तो दैट वाज अ फर्स्ट इक्विटी, लेकिन इसके बारे में जो भी ऑफर कंपनी के द्वारा लाए जाते हैं वो आईपीओ नहीं कहे जाते हैं, वो एफपीओ कहे जाते हैं। कहने का मतलब आईपीओ के बाद कंपनी द्वारा लाए गए ऑफर एफपीओ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कोई इसका स्पेसिफिकेशन आपको मेंशन नहीं करना है कुछ भी, बस आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि आईपीओ और एफपीओ में क्या है। ठीक है, आप चाहें तो लिख लें, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूं। आईपीओ के बाद कंपनी द्वारा लाए गए, कंपनी द्वारा लाए जाने वाले सभी पब्लिक ऑफर, सभी पब्लिक ऑफर, ये क्या है, इनको क्या कहेंगे हम, एफपीओ कहेंगे। ठीक है, जितने भी पब्लिक ऑफर उसके बाद लाए जाते हैं वो सब आपके एफपीओ हो जाते हैं। ठीक है, एफपीओ रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग डालिए ओएफएस। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, बताते हैं आपको। ओएफएस नाम लिख लीजिए, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, अब देखो नाम ही है ऑफर फॉर सेल। ध्यान दीजिएगा इसमें अंतर क्या होता है, बेसिकली ये भी देखा जाए इक्विटी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक बेसिक अंतर क्या होता है। पहली चीज लिख लीजिए, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन होता है, लिख लीजिए। एक मिनट, ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, लिख रहे हैं ना आप सभी लोग, यह केवल एक दिन के लिए लाया जाता है। मतलब एक दिन के लिए यह ऑफर ओपन होता है, ऑफर फॉर सेल, उसी में आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए। ठीक है, यह केवल एक दिन के लिए लाया जाता है। आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस में यही अंतर है, यह केवल एक दिन के लिए लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, शेयर मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से आप इसमें भागीदारी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो शेयर मार्केट का है उसके माध्यम से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप एक दिन के, एक दिन में, एक ही दिन का, ठीक है, एक ही दिन की भागीदारी कर सकते हैं खरीदने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और इसी कारण से हम इसको लिख सकते हैं कि यह फास्ट ट्रैक इशू का एक एग्जाम्पल है भाई, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक होता है, एक दिन के लिए लाया ना, तो फास्ट ट्रैक इशू का एक उदाहरण है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इनकी स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा कि जैसे सीपीएलओ का आपने देखा कि यहाँ एग्जाम्पल आ गया, उसका सिर्फ डिफिनेशन है कि किस का पार्ट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, ऑफर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, लिखिए आप प्राइवेट प्लेसमेंट, जो भी मैंने इक्विटी मार्केट में लिखवाए हैं उनको आप लिखिए। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं आपके प्राइवेट प्लेसमेंट्स, आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स में लिखिए
देखिए नाम से ही पता चलता है प्राइवेट प्लेसमेंट्स, मतलब इट इज नॉट अ पब्लिक ऑफरिंग। नाम क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट्स, मतलब इट इज नॉट अ पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कुछ पर्टिकुलर मतलब निश्चित जो प्राइवेट जो है उनके निवेशक होते हैं उनके लिए ही कंपनियां ये ऑफर लेकर आती हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिखिए, कंपनियां इस प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, पब्लिक ऑफर लाने की बजाय कुछ निजी निवेशकों के लिए ऑफर लेकर आती है कि भैया आप इक्विटी खरीद लो। ठीक है, लेकिन ये सब आईपीओ के बाद ही होता है, फर्स्ट स्टेज आईपीओ ही होता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी आईपीओ नहीं लाई है तो ये सब आगे के काम कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, लेकर आती हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष निवेशक होते हैं उनके लिए, और कुछ आपको नहीं लिखा है, सब इक्विटी ऑफर्स हैं। बस अंतर क्या है, ऑफर फर्स्ट सेल एक दिन के लिए खुलता है, जो चाहे वो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होता है, पब्लिक ऑफर के लाने के बदले कंपनियां कुछ विशेष निवेशकों के लिए इक्विटी का ऑफर लेकर आती हैं। ठीक है, आपका लास्ट जो बचता है वो है क्यूआईपी। ठीक है, आपका जो लास्ट बचता है वो क्या है, क्यूआईपी। ठीक है, क्यूआईपी। क्यूआईपी का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। आप लिख लीजिए चाहे तो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स क्या होते हैं आप समझिएगा, मैं इसको समझा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स क्या होते हैं कि जब कंपनियां क्यूआईबी, क्यूआईबी लिखिए, क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब ये कौन से होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये होते हैं बेसिकली रजिस्टर्ड थ्रू सीबी, रजिस्टर्ड थ्रू सेबी। ठीक है, मतलब ये ऑफर किन के लिए होता है, सिर्फ क्यूआईबीज के लिए होता है जो सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जब ये ऑफर लेकर आया जाता है तो बेसिकली क्या होता है, इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कंपनियां क्यूआईबी के लिए ही ऑफर लेकर आती हैं। ठीक है, क्यूआईबी के लिए इक्विटी का ऑफर लेकर आती हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक उसमें और मैं रह गया था लिखने के लिए, एक और इसमें पॉइंट होता है, उसको आप लिख लीजिए, बस एक लास्ट पॉइंट है, और वो क्या होता है, राइट्स इशू। वहां पर ग्राफ में रह गया है, आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, राइट्स इशूज। ठीक है, राइट्स इशूज में आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं ये क्या होता है। देखो राइट्स इशूज क्या होते हैं, जैसे कंपनी के ऑलरेडी निवेशक हैं जिन्होंने इक्विटी खरीद रखी है, तो इसके बारे में समझ लीजिए आप कि कंपनियां सिर्फ उन्हीं निवेशकों के लिए जो है ये ऑफर लेकर आती हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनकी इक्विटी खरीद रखी होती है, उनके निवेशक होते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग निवेशकों के लिए ये ऑफर होता है कि जो पहले से उन्होंने जिन्होंने इक्विटी खरीद रखी है उन्हीं के लिए ऑफर लेकर कंपनियां आती हैं कि भाई आप खरीद लीजिए, इसीलिए इसका नाम है राइट्स इशू। मतलब ये बेसिकली उन्हीं के राइट्स में आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ऑफर फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, ऑफर फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली ये राइट्स इशूज हो गए। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कल जो चर्चा करेंगे ये हम लोग यूरो इशूज पे करेंगे। ठीक है, यूरो इशूज। देखो यूरो इशूज क्या होते हैं, यूरो इशूज में देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बता दे रहे हैं। आपने देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले एडीआर से, आपको एक बार मैंने पीवाईक्यू में कराया भैया, अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट्स। ठीक है,
एडीआर देखेंगे, फिर जीडीआर देखेंगे। ये सब क्या है, इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी की क्लास कल होगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।